नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं खेल विशेषज्ञ उत्तरा गणेशन जी। उत्तरा जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आनंद। टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट की ढेर सारी खेल खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। विंबलडन टेनिस के सेमीफाइनल में एशले बार्टी और एंजेलिक कर्बर का मुकाबला जारी। पुरुष क्वार्टर फाइनल लाइनअप तय। यूरो कप के फाइनल में पहली बार पहुंचा इंग्लैंड। खिताबी मुकाबले में रविवार को होगा इटली से सामना। महमूदुल्लाह के शतक से जिम्बाब्वे के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच में बांग्लादेश का बड़ा स्कोर। और ओलंपिक से 2 सप्ताह पहले टोक्यो में लगा आपातकाल। सबसे पहले बात करते हैं विंबलडन की। विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल सेमीफाइनल में इस समय ऑस्ट्रेलिया की एशली बार्टी का मुकाबला जर्मनी की एंजेलिक कर्बर से हो रहा है। एक अन्य सेमीफाइनल में बेलारूस की आरियाना साबालेंका का सामना चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा से होगा। इस बीच पुरुष सिंगल सेमीफाइनल के भी लाइनअप तय हो गए हैं। इससे पहले कि उत्तरा जी के साथ महिला सिंगल सेमीफाइनल पर चर्चा की जा सके, आइए सुनते हैं नईम की ये रिपोर्ट। सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने अंतिम 8 के मैच में हंगरी के मार्तन फुकोविच को 6-3, 6-4, 6-4 से हराया। कल सेमीफाइनल में उनका सामना डेनिस शापोवालोव से होगा। शापोवालोव ने रूस के केरेन खाचानोव को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। पोलैंड के ह्यूबर्ट हरकज ने 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रॉजर फेडरर को 6-3, 7-6, 6-0 से हराया। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला इटली के मैटियो बेरेटिनी से होगा। बेरेटिनी कनाडा के फेलिक्स ऑगर एलियासिम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। इस बीच मिक्स्ड डबल्स में सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी प्री क्वार्टर फाइनल में आंद्रेजा क्लेपाक और जिया जूलियन रोजर से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स कैन। उत्तरा जी, जो इस समय मुकाबला चल रहा है दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी एशली बार्टी का एंजेलिक कर्बर के साथ, 6-3 से पहला सेट बार्टी ने जीत लिया। दूसरे सेट में 5-5 का स्कोर है और 40-15 से आगे चल रही हैं कर्बर। कांटे की टक्कर। बिल्कुल, और जिस लेवल की दोनों खिलाड़ी हैं, आपकी उम्मीद रखते हो उनसे कि कोई भी आसानी से नहीं छोड़ेगा मैच को। दोनों अपने अपने जो है एक नए रिकॉर्ड के लिए ट्राई कर रही हैं। अगर एशले बार्टी जीतती हैं तो वो शायद चौथी ऐसी खिलाड़ी हो जाएंगी जो पहले गर्ल्स सिंगल्स टाइटल जीती हैं विंबलडन पे, और अब लेडीज सिंगल्स भी जीत जाएंगी। नंबर 1 पोजीशन पे है तो उसको मेंटेन करना उनके लिए बहुत जरूरी है। कर्बर का अपना रिकॉर्ड जिस तरह का है वो बहुत अच्छा है। उनसे जीतना बहुत आसान नहीं होता। एक बारी पहले वो जीत चुकी हैं टाइटल यहाँ पे, तो उनको उस चीज का एक्सपीरियंस है यहाँ पे। और इसीलिए और ऐसा ही मुकाबला जब आप सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचते हो और आपके पास सारे टॉप के खिलाड़ी बचते हैं तो आप यही एक्सपेक्ट भी करते हो। सेकेंड सेट में भी 3-0 की इन्होंने बढ़त बना ली थी कर्बर ने, फिर बार्टी ने कम बैक किया है और अभी 5-5 हो गए हैं। तो जिस भी तरफ जाएगा, जो भी जीतेगा, उसकी जीत आसान तो नहीं होगी बिल्कुल भी। दूसरा जो सेमीफाइनल होना है, दूसरी वरीयता प्राप्त आरियाना साबालेंका हैं एक तरफ, और एक तरफ हैं चेक गणराज्य की 8वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना प्लिस्कोवा। किसका पलड़ा भारी देखती हैं? देखिए, अगर हम सीडिंग्स की या वरीयता के हिसाब से देखेंगे तो साबालेंका आपको लगता है कि जीतनी चाहिए, लेकिन एक्सपीरियंस प्लिस्कोवा का ज्यादा है। वो ज्यादा समय से खेल रही हैं और ज्यादा उन्होंने टूर्नामेंट्स में आगे तक वो पहुंची हैं। बड़े टूर्नामेंट्स खेलने का, बड़े खिलाड़ियों को खेलने का उनका एक्सपीरियंस कहीं ज्यादा है साबालेंका के मुकाबले। वहीं अगर हम 2021 की बात करें तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो साबालेंका के फेवर में है। आप प्रॉपर मैच प्रैक्टिस की जो बात करते हैं, कोर्ट पे उतर के गेम खेलने की बात करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा इन्होंने खेले हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मुझे ये लगता है कि वो भी उतना ही करीबी मुकाबला होगा जितना ये वाला है, लेकिन उसमें प्लिस्कोवा का सिर्फ इसलिए शायद 51-49 में बेटर होगा क्योंकि उन्हें बड़े मूवमेंट्स और बड़े टूर्नामेंट्स की थोड़ी सी एक्सपीरियंस साबालेंका से बेटर है। उत्तरा जी, कल फेडरर का दिल टूटा और साथ साथ दुनिया भर के टेनिस प्रेमियों को ऐसा लगने लगा है कि शायद वो अपना आखिरी मुकाबला खेल गए। क्या कहेंगे आप? देखिए, आसान नहीं होता है। 40 की उम्र में आप यहाँ तक पहुंचे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि और कोई खिलाड़ी होता तो घुटनों की सर्जरी और इस उम्र में और ऑलमोस्ट 1.5-2 साल मिक्स करके वापस आता और यहाँ तक पहुंच पाता। तो वो अपने आप में उनके जीनियस को बताने के लिए काफी है।
लेकिन जिसने भी कल का जो मैच देखा है वो ये जरूर मानेगा कि कहीं ना कहीं ये वो फेडरर नहीं थे जिनको देखने की हम लोगों को आदत है। बिल्कुल। बहुत, और जिस तरह से वो खेल रहे थे वो किसी भी बड़े खिलाड़ी के साथ होता है, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर ओनली ह्यूमन, तो आपका शरीर, आपका चाहे दिल कुछ भी कह रहा हो, आपने कितनी भी हार्ड ट्रेनिंग कर ली हो, आपका दिमाग कुछ भी आपको कह रहा हो, कहीं ना कहीं जब आपका शरीर आपका साथ देना कम कर देता है, बिल्कुल बंद कर देता है मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि वो जिस लेवल पे है वहां पे नॉर्मल लोगों के हिसाब से बहुत ज्यादा उनकी एफर्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका शरीर आपकी बात सुनना कम जरूर कर देता है। वो जो शॉट खेलना चाहते थे वो नहीं खेल पा रहे थे, वो जो मार रहे थे वो वहां नहीं जा रही थी बॉल जहां वो मारना चाह रहे थे। जब वो जहां पे कहीं ना कहीं जब वो वॉली करने आ रहे थे तो बहुत बार ऐसा हुआ कि वो कोशिश ये कर रहे हैं कि बॉल नेट के उस तरफ जाए, लेकिन वो उस तरह से नहीं मार पाए कि बॉल नेट क्रॉस कर पाए। बिल्कुल। वो आधा 1 सेंटीमीटर की बात होती है जब आपकी बॉल इधर रह जाए या उधर रह जाए, लेकिन वहीं पे आपको ये समझ आती है चीज कि शायद ये वो फेडरर नहीं है जो अपने पीक पे हुआ करते थे, या शायद जो पहले 2 साल पहले भी हुआ करते थे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैच के समाप्ति के बाद विंबलडन के ऑफिशियल वेबसाइट से भी उन्होंने कहा है कि मैं अतिरिक्त प्रयास करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा था। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें पता नहीं है कि ये विंबलडन के ग्रास कोर्ट पर उनका अंतिम मुकाबला था या नहीं। वो अपनी टीम से बात करेंगे और अपने प्रशंसकों को बहुत जल्द सूचित भी करेंगे। फुटबॉल की बात करें तो इंग्लैंड का फिर से फुटबॉल चैंपियन बनने का सपना सच होता दिख रहा है। यूएफए यूरो 2020 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने डेनमार्क को एक रोमांचक मुकाबले में 2-1 से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। मैच रिपोर्ट के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक। 65 साल के इंतजार का पहला हिस्सा खत्म हो गया है और अब असली इंतजार को पूरा करने के सबसे करीब आ गई है इंग्लिश टीम। टूर्नामेंट में अपने दिलेर खेल से हर किसी को चौंकाने वाली और सबका दिल जीतने वाली डेनमार्क की टीम ने इस बड़े मुकाबले में भी अच्छी शुरुआत की और पहले हाफ में ही बढ़त हासिल कर ली। मैच के 30वें मिनट में इंग्लैंड के बॉक्स के बाहर मिली फ्री किक पर डेनमार्क के मिकेल डेम्सगार्ड ने शानदार शॉट लगाया और गेंद सीधे गोल पोस्ट में चली गई। इंग्लैंड ने अपना हमला जारी रखा और 39वें मिनट में उसने बराबरी कर ली। इंग्लैंड कप्तान हैरी केन के बेहतरीन पास पर बकायो साका ने रहीम स्टर्लिंग की ओर गेंद को पास किया, लेकिन इसे रोकने की कोशिश में डेनमार्क के कप्तान साइमन कियर ने गेंद को अपने ही गोल में पहुंचा दिया। पहला हाफ 1-1 से बराबर रहा। दूसरे हाफ में भी इंग्लैंड की ओर से हमला जारी रहा, लेकिन निर्धारित 90 मिनट में कोई भी टीम जीत नहीं सकी और मुकाबला अतिरिक्त समय में आ गया। अतिरिक्त समय के पहले हाफ में ही इंग्लैंड ने हैरी केन के गोल से निर्णायक बढ़त हासिल कर केन का टूर्नामेंट में ये चौथा गोल था। ये बढ़त अंत तक कायम रही और इंग्लैंड ने फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में रविवार देर रात इंग्लैंड का सामना इटली से होगा और उसकी कोशिश होगी वेम्बले में 1966 में लिखे गए इतिहास को दोहराने की। मैनेजर गैरेथ साउथगेट की टीम ने इंग्लैंड के हर फैन के बरसों पुराने सपने को पूरा करने की ओर एक और कदम बढ़ाया और इसका गवाह बना पूरा लंदन। वहीं डेनमार्क के लिए भावनाओं के गुब्बार से भरे इस यादगार टूर्नामेंट का अंत हुआ। वीरेंद्र कौशिक, स्पोर्ट्स स्कैन। डेनमार्क ने दिल जीता और इंग्लैंड ने मुकाबला। उत्तराजी कैस्पर्स माइकल के लिए जरूर फील हो रहा होगा। उन्होंने पेनल्टी बचाई थी, रीबाउंड पर केन ने गोल किया। बिल्कुल, और न सिर्फ पेनल्टी बचाई थी बल्कि पूरे मैच में जितने शॉट्स इंग्लैंड ने लिए और जितने चांसेस उनको मिले, अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम तक गया तो उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो श्माइकल का ही रहा है। और वो अगर नहीं होते तो शायद मैच इतना करीबी होता नहीं। आपको ये भी खराब लगता है कि कप्तान के ओन गोल से चीजें बदली और अगर वो नहीं होता तो शायद रिजल्ट कुछ और हो सकता था। बस जिस तरह से डेनमार्क ने पूरा ये टूर्नामेंट खेला है, खास करके अगर हम उसकी शुरुआत देखें, जिस तरह से एरिक्सन के गिरने के बाद एक तरह से यूरो पे सवाल उठने लगे थे कि आगे क्या होगा टूर्नामेंट पे,
जिस तरह से डेनमार्क ने टीम ने अपने आप को दर्शाया है और पूरे टूर्नामेंट में अपना परफॉर्म किया है, ये बात बिल्कुल सही है जो आपने कहा कि उन्होंने दिल जीता। पर दिल जीतना और ये स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी खासियत है कि शायद खेलों के अलावा और कोई ऐसा फील्ड नहीं है दुनिया में या कोई प्रोफेशन नहीं है जिसमें हम दिल जीतना और मुकाबले जीतने को अलग अलग रख के बात कर सकते हैं और दोनों टीमों की प्रशंसा कर सकते हैं। ये और कहीं पे नहीं होता, ये सिर्फ खेलों में होता है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस यूरो कप में एक और रिकॉर्ड बना है, ओन गोल यानी आत्मघाती गोल 11 अब तक हो चुके हैं। टॉप स्कोरर इस समय पैट्रिक शिक और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5-5 गोल के साथ हैं, लेकिन यूरो के इतिहास में अब तक जितने आत्मघाती गोल नहीं हुए वो इस टूर्नामेंट में हो गए। बहुत संक्षेप में, इटली या इंग्लैंड एडवांटेज किसके पास है? अगर जिस तरह का मोमेंटम लेके चल रही है और अपने घर पे खेल रही है तो इंग्लैंड के पास बिल्कुल उस चीज का एडवांटेज है और पूरा कॉन्फिडेंस एक देश का जब घर पे खेलने का होता है वो बिल्कुल अलग माहौल होता है। इटली के पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस ज्यादा है और हम ये पहले कई बारी देख चुके हैं कि जब कोई टीम पहली बारी फाइनल जैसे मुकाबले में पहुंचती है किसी के, तो वो माहौल जो होता है वो उसके पिछले पूरे टूर्नामेंट के रिकॉर्ड के बराबर होता है। तो ये इस पे डिपेंड करेगा कि जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो जब फाइनल खेलने के लिए उतरते हैं तो क्या वो उसको सिर्फ एक और मुकाबला समझ के उतरते हैं या वो उसको फाइनल ऑफ यूरो मान के उतरते हैं, क्योंकि अगर वो दूसरे वाली चीज पे ध्यान देंगे तो शायद अपने ऊपर खुद ही प्रेशर बनाना शुरू कर देंगे वो लोग। जी हाँ, बिल्कुल, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स स्कैन के माध्यम से हम इस फाइनल मुकाबले पर चर्चा जारी रखेंगे। बांग्लादेश ने हरारे में जिम्बाब्वे के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 468 रन बनाए। मेहमान टीम के लिए महमूदुल्लाह ने 150 रन की शानदार पारी खेली। लिटन दास ने 95 रन बनाए जबकि मोमिनुल हक ने 70 रन का योगदान दिया। ताजा समाचार मिलने तक जिम्बाब्वे ने अपनी पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 56 रन बना लिए थे। इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे मैच इस समय कार्डिफ में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 28वें ओवर में 7 विकेट पर 109 रन बना लिए थे। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब बात करते हैं ओलंपिक क्विज की। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। आकाशवाणी समाचार अपने प्रतिदिन प्रसारित होने वाले कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन में आपके लिए लेकर आया है ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के दौरान ओलंपिक पर पूछे गए प्रश्न का जवाब देना है। आप अपने जवाब ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRSportsScan@gmail.com। विजेता का चुनाव ईमेल के द्वारा सबसे पहले मिलने वाले सही जवाब से होगा। क्विज के विजेता का नाम अगले दिन प्रसारित होने वाले स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम और हमारे समाचार बुलेटिन्स में घोषित किया जाएगा। साथ ही हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश होगा। इतना ही नहीं, विजेता को भारतीय ओलंपिक टीम की एक जर्सी भी दी जाएगी। तो देर किस बात की, सुनिए स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम रोजाना शाम 7:20 पर FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर। चल चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। ओलंपिक क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ में हमारा आज का सवाल है, लंबी कूद में टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र एथलीट कौन हैं? हु इज द ओनली एथलीट टू रिप्रेजेंट इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स इन लॉन्ग जंप? आप अपने जवाब हमें इस ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल का पता है AIRSportsScan@gmail.com। सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले श्रोता हमारे क्विज के विजेता बनेंगे। टोक्यो ओलंपिक खेलों के आयोजन में अब कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष ओलंपिक श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महिला मुक्केबाज पूजा रानी वोहरा की। तीर की तरह तू चल चूके ना निशाना,
लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। अपने पंच से विपक्षी को चारों खाने चित कर टोक्यो में पदक जीतने की बड़ी दावेदार हैं महिला मुक्केबाज पूजा रानी वोहरा। पूजा के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। 2012 में सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पूजा ने स्वर्णिम सफलता हासिल की। 2013 के एशियन चैंपियनशिप में पूजा ने रजत पदक हासिल किया। 2019 के बैंकॉक एशियन चैंपियनशिप में पूजा ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। जॉर्डन में हुए ओलंपिक क्वालिफायर टूर्नामेंट के अंतिम 8 में पूजा ने थाईलैंड की बॉक्सर को हराकर टोक्यो का टिकट कटाया है। पूजा हर मैच के लिए अलग रणनीति बनाती हैं और उस महत्वपूर्ण क्वार्टर फाइनल के लिए भी उनकी खास स्ट्रैटेजी थी। क्वार्टर फाइनल बाउट थी और वो जो थाईलैंड के साथ थी, तो मैं उस बॉक्सर का मुझे पता भी नहीं था वो कैसे खेलती है। तो मैंने कोच साहब से बात भी की कि सर मुझे पता नहीं है वो कैसे खेलती है। तो इन्होंने मेरे को बताया कि शुरू में जाके तुझे अटैक नहीं करना है, थोड़ी देर उसको देखना है और फिर सेकंड राउंड में तेरे समझ में आ जाएगी कि कैसे खेलना है। टोक्यो के लिए पूजा जमकर तैयारी कर रही हैं। अपनी फिटनेस के साथ साथ अपनी तेजी, डिफेंस को पैना बनाना और अटैकिंग मोड पर खुद को किस तरह से लाना है वो इस पर भी काम कर रही हैं। टाइम मेरा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुआ है, तो मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ना चाहती। मैं बाद में मुझे ऐसा ना हो कि मैंने ट्रेनिंग नहीं की या फिर मैं और कर सकती थी। पूजा के प्रशिक्षक संजय शोरन को पूरा भरोसा है कि पूजा टोक्यो में बड़ा कारनामा करेंगी। पूजा के पास पास एक्सपीरियंस है, पहले भी इसने वर्ल्ड चैंपियन को बीट किया है, एशिया चैंपियन रही है, एशियन गेम में मेडल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि पूजा वहाँ से पदक लेके आएगी। इसी साल दुबई में हुई एशियन चैंपियनशिप में एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतकर पूजा ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने देश के लिए मेडल ला। अपने शानदार फॉर्म के दम पर पूजा टोक्यो में इतिहास रचने को तैयार हैं। तीर की तरह तू चल, चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। एमसी मेरी कॉम को अपना आदर्श मानती हैं और उनके साथ ये टोक्यो जा रही हैं। कितनी संभावना देखती हैं पूजा रानी से? बहुत ज्यादा, क्योंकि बॉक्सिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें शूटिंग की ही तरह हमारे जितने भी वहां पे जा रहे हैं मुक्केबाज, वो सारे अपने आप को बड़े टूर्नामेंट्स में प्रूव कर चुके हैं और वो सारे के सारे मेडल जीतने के दावेदार हो सकते हैं। ये बिल्कुल सही है कि चाहे वो मैरी कॉम हो या अमित पंघाल हो या विकास कृष्ण हो, इन लोगों की बात ज्यादा की जाती है क्योंकि ये ज्यादा बड़े नाम है या ज्यादा पॉपुलर नाम है या वर्ल्ड में नंबर 1 और 2 पे इस वक्त रैंक्ड है। लेकिन जहां तक बाकी मुक्केबाजों की बात है, उन्होंने भी अपने आप को लगातार प्रूव किया है और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पूजा पहली मुक्केबाज थी जो उन्होंने क्वालिफाई किया था जब बाकी किसी ने क्वालिफाई नहीं किया था एशिया ओशन या ओलंपिक क्वालिफायर्स से पिछले साल। और 16 में जब इन्होंने मिस किया था तो आपको ये समझ आता है कि वो कितनी बड़ी टीस थी इनके अंदर कि 16 में आपने कोशिश की और आप क्वालिफाई नहीं कर पाए। उस चीज को आपने 4 साल बाद इस तरह खत्म किया कि आप पहले मुक्केबाज बने, अपने आइडल से भी पहले आपने क्वालिफाई किया वहां पे टोक्यो में जाने के लिए। तो ये दर्शाता है कि वो कितना ज्यादा फोकस्ड और कॉन्सेंट्रेटेड है अपने गेम के ऊपर, और वो चीज जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए, जब आप एक बहुत फिक्स टारगेट लेके चलते हैं कि आपको ये अचीव करना है लाइफ में। जी हाँ, बिल्कुल। पूजा से ढेरों उम्मीदें हैं और भारत के तमाम खेल प्रेमी यही उम्मीद करेंगे कि वो टोक्यो में देश के लिए पदक जीतें। टोक्यो में ओलंपिक खेलों के शुरू होने से 2 सप्ताह पहले आज आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। ये आपातकाल 22 अगस्त तक जारी रहेगा, यानी ओलंपिक खेलों का आयोजन आपातकाल के दौरान ही होगा। जापान की सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये फैसला किया है। रिपोर्टों में कहा गया है कि आयोजक दर्शकों को स्टेडियम में आने से रोक सकते हैं। जापान की राजधानी टोक्यो में लगातार कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ रहा है। जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि जो आपातकालीन उपाय किए गए हैं वो दुनिया के दूसरे हिस्सों में किए गए लॉकडाउन की तुलना में काफी कम है। ये घोषणा ऐसे समय में हुई है जब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक आज टोक्यो पहुंचे हैं। समय कम है उत्तरा जी, आपातकाल खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ, चुनौतियां बड़ी हैं। बिल्कुल, और अगर कोई कंट्री इस चीज को पुल ऑफ कर सकती है तो शायद वो जापान है। लेकिन सवाल जरूर इस पे दोबारा से उठने शुरू होंगे कि
क्या ये सही फैसला है, क्योंकि जो खिलाड़ी होंगे जो जाएंगे वहां पे उनको तो पूरी सुरक्षा मिलेगी, वो अपने बबल में रहेंगे, लेकिन जो जापान के लोग हैं जो वहां कहीं उनमें ये संक्रमण का प्रसार न हो जाए और वहां महामारी बढ़ न जाए। समय कम है, चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि दुनिया की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, वो फाइनल में विंबलडन के पहुंच गई हैं। उत्तरा जी, कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स स्कैन का कार्यक्रम आज यहीं समाप्त होता है। कल आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।